देश के खिलाफ इन्होंने वोट चोरी की। अभी यूपी में ये तैयारी नहीं, बीजेपी करी है, हार जाते हैं तो वोट चोरी करते हैं। हारने वालों को चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया और चुनाव आयोग बिल्कुल मिला। सर, वोटिंग से 24 घंटे पहले जिस हिसाब से 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और कहते हैं 2 लाख रुपए और आएंगे, और देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता, तो क्या वोट चोरी नहीं है? ये क्या कहां से आया? मैं हरियाणा से आया हूँ। हमारा हरियाणा पूरा इन्होंने इस तरह ही मैनेज किया है। लोगों को लालच देते हैं, लोगों को डराते हैं, और ये लोग उनको कहते हैं कि हमने ईमानदारी। ये महाभ्रष्ट लोग हैं। मोदी और अमित शाह कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, ये आपराधिक व्यापारी हैं। ये देखिए ऐसा है, मोदी हो गया। आप जैसे पत्रकार है ना, वो फिर भी सच्चाई दिखा रहे। सारा मीडिया कॉर्पोरेट बिका हुआ है। अपनी बात कर भाई, मोदी को 3 बार जनता ने चुना है, इस बार सीट भले कम आई, 2 बार अपार बहुमत, इतनी बार कुछ। जगनमोहन रेड्डी पिछले 5 साल में इतने पॉपुलर हो गए कि उनको उनके पॉलिटिकल बेटे का पॉलिटिकल करियर करीब करीब खत्म ही हो गया था। इसलिए फिर से मोदी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। मोदी चाहे आंध्र प्रदेश के ऊपर जितना अन्याय करे, उसके बावजूद मुस्कुराते हुए आंध्र प्रदेश की जनता को कर्जे में ढकेलते हुए उसका स्वागत कर रहे हैं। ओके, समझ गया। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुखती रग जो है इस वक्त नायडू बाबू की, उनका बेटा है। दूसरी तरफ नायडू बाबू पे मुकदमे हैं। उन कई मुकदमों से तो मोदी ने राहत दे दी, लेकिन कई ऐसे मुकदमे जो अभी भी तलवार की तरह सर पर लटके हैं नायडू बाबू के, मजबूरी में साथ दे रहे हैं। वरना नायडू बाबू का बस चले, अगर उनको मौका मिले तो रातों रात मोदी का साथ छोड़ दें। ये सच्चाई है। और ये जो एक बात बोलूं सर, आप 25 सांसदों का आश्वासन दे दें, चंद्रबाबू नायडू स्वयं जाके मोदी को कुर्सी से उतार देंगे। 25 और सांसदों का 20 पर 8.5 लाख करोड़ का कर्जा, 8.6 एग्जैक्टली। केरल पर भी 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तेलंगाना, जहां पर रेवंत रेड्डी की सरकार है कांग्रेस की, वहां भी ऑलमोस्ट 3.8 लाख करोड़ का खर्चा, और कर्नाटक में भी 3.9 लाख करोड़ का कर्जा है। अब इतने कर्ज में डूबी हैं सरकारें, ये पैसा कहां से लाएंगी? तिजोरी खाली हो जाएगी। इसीलिए विरोध हो रहा है पूरे देश भर में। अब दोस्तों, एक बात तो तय है कि इस बिल पर, ये जो नई स्कीम है मोदी जी की, उसमें बाकी राज्य सरकारें भी फंसी हैं और उसमें नायडू बाबू भी फंसे हुए हैं। अब नायडू बाबू थोड़ा पैसे को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। पिछली बार भी जो सरकार उनकी गिरी थी मोदी जी के ही टाइम पे, तो मोदी जी ने जो उनको ग्रांट चाहिए थी नहीं दी थी। उनको स्पेशल स्टेटस में जो पैकेज देना चाहिए था, जो पैसा देना चाहिए था, वो मोदी ने नहीं दिया था, और नायडू बाबू ने समर्थन वापस कर लिया था मोदी से अपना। ये नौबत फिर से दिख रही, यही नौबत फिर से दिख रही। सवाल है कि क्या इस बार कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 दिसंबर को दिल्ली की अदालत का फैसला आता है और 16 दिसंबर को कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है कि कैसे विपक्ष को खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव डाला जाता है। नेशनल हेराल्ड का केस कब से चल रहा है? जब भी ध्यान भटकाना होता है, इस मामले में कार्रवाई के बहाने डिबेट पैदा कर दी जाती है। लेकिन इस पर डिबेट नहीं होती कि अमेरिका का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 8 महीने में 5वीं बार न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर की है कि भारत का कानून मंत्रालय अदानी को कानूनी कागजात नहीं दे रहा है ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। अदानी के मामले में जल्दी नहीं है, क्यों नहीं दे रहे हैं कागजात? लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मामले और सीबीआई दोनों की साझी सहमति से एफआईआर नहीं होती है। लेकिन संजय कुमार मिश्रा के विस्तारित कार्यकाल के दौरान जून 2021 में अचानक ईडी द्वारा शिकायत दर्ज करा ली जाती है। इन्हीं संजय मिश्रा को ईडी के निदेशक के रूप में इतनी बार सेवा विस्तार दी गई कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि क्या देश में कोई दूसरा योग्य अफसर नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद संजय कुमार मिश्रा को हटाना पड़ा। हमने इनके मामले में कई वीडियो बनाए हैं, आप अब भी देख सकते हैं। देखना चाहिए, तभी समझ आएगा कि कैसे ईडी की संस्था को बर्बाद कर दिया गया, किस तरह से ईडी काम करती है। ये मेरिट्स में एक अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस है इसलिए क्योंकि 1 मिलीमीटर जहां कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज का। 2 चीजें होती है स्थानांतरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा,
उसको यहां से सबूत जुटाए थे वो पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत दिल्ली पुलिस को भेजा गया और वही दिल्ली पुलिस की एफआईआर का आधार बनी। जब स्वामी की शिकायत पर आधारित ईडी की जांच को ही अवैध ठहराया जा चुका है, तो फिर उसी जांच में जुटाए गए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर नया केस कैसे दर्ज किया जा सकता है? तो सुना आपने दोस्तों, किस तरह से पूरा मामला धराशायी हो जाता है, किस तरह से 3/10/2025 को दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। और जैसे मैंने बताया, इसे चुनौती मिलेगी और दिल्ली की जो विशेष अदालत ने आदेश जारी किया है, ईडी उसे आगे चुनौती देने वाली है, यानी कि यह मामला अभी थमने नहीं वाला है। मगर हां, आपके जहन में सवाल दर्ज की जाती है, मगर उसमें भी ढेरों दिक्कतें हैं। कैसे? कुछ देर बाद, मगर सुनिए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो आज का मुद्दा ये है, जो नेशनल हेराल्ड केस था राहुल गांधी पे और उनकी फैमिली पे, तो उस पे दोस्तों क्लीन चिट दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, परिवार को क्लीन चिट मिल चुकी है और अब देखना ये है दोस्तों कि क्या जो बीजेपी एलिगेशन लगा रही थी कि जो राहुल गांधी की फैमिली भ्रष्टाचार में लिप्त है, बट आज कोर्ट ने, जो ईडी ने कोर्ट में खारिज कर दिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो आरोप हैं वो राहुल गांधी की फैमिली पे झूठे लगाए हुए। तो अब क्या नरेंद्र मोदी इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे दोस्तों। देश में बदहाली है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सिक्योरिटी इशू हो रहे हैं दोस्तों। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, सिक्योरिटी की इशू भाई। तो बहुत कुछ हो रहा है और उस पर भी चुप बैठी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आपने देखा कि हमारे 26 जवान शहीद हो गए, तो उसकी कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक इन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया दोस्तों, है। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सभी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत बीजेपी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मालूम होता है दोस्तों कि बीजेपी जो ऊपर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिहार का चुनाव भलाई जीत गया और बंगाल में चुनाव है, ठीक है। एसआईआर की चर्चा हो रही है कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट ममता ने कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। ये ममता के वर्ड है, बट आपको पता है कि एसआईआर तो होके रहेगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है दोस्त, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई सच नहीं है, क्योंकि कानून सभी स्टेटों के लिए बराबर है। अगर बिहार में हो तो सब में होगा, ठीक है। और मुझे ये लगता नहीं कि दोस्तों जहाँ पर बीजेपी रूल कर रही है जैसे, तो उसमें उत्तर प्रदेश में एसआईआर होगा। और चर्चा ये है कि आरएसएस ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस ने